तो अगर मैं ऐसे ही बात करूँ धनराशि को लेकर, तो काफ़ी लोगों के ना मन में एक ख्याल रहता है कि जो हमारी कुंडली में हमारा जो पैसा देखा जाता है वो होता कहाँ है, कहाँ से आता है, तो उसके बारे में आपका क्या हाँ, विचार है? धन योग होता है, स्पेशली जन्म कुंडलियों में धन योग होता है। तो मैम अभी आपने ग्रहों की बात करी, तो ग्रह की बात से मैं जानूँ तो शनि से लोग है ना बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उसके बारे में जो मिथ हैं हम सुनते हैं, तो वो क्या है मिथ जो आजकल हम शनि के बारे में सुन रहे हैं, और लोग इतना डरते क्यों हैं शनि से? शनि से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो कर्म के कारक हैं। तो मैम जैसे आपने बताया परेशानियाँ आएंगी, तो जैसे हम स्टार्टिंग में भी सुन रहे थे 2026 की शुरुआत हो रही थी कि 2026 जनवरी को या 31 दिसंबर को दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो अभी भी लोग ये बोल रहे हैं कि 2026 में ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है? देखिए, बड़ा होने वाला का मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन राशियों के बारे में जिनके लिए 2026 बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, और 2026 में जो ग्रह दोष चल रहे हैं या जो ग्रहण लगने वाला है वो किन राशियों पे अफेक्ट करेगा, किसकी लाइफ पे अफेक्ट करेगा, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एस्ट्रो अनुराधा मैम। तो हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे। तो मैम सबसे पहले तो हम आपकी जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं कि एस्ट्रो में आपका जो रुझान बढ़ा वो कैसे बढ़ा, कैसे आपने स्टार्ट करा, कैसे आप यहाँ तक आए? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी करने के मतलब मेरा ऐसा कोई नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती थी। बच्चे जब बड़े हो गए, मेरे को उनके एजुकेशन मतलब वो कॉलेज गोइंग हो गए, तो मेरे को उनका पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरे को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हमेशा से था। एक बार हमारे घर में एक पंडित जी आए और उनसे ऐसे ही मैंने पूछी हमारी जन्म कुंडलियाँ दिखा के, तो उन्होंने हम चारों की जन्म कुंडली में बोला कि बहुत बड़ा दोष है और बहुत तकलीफ़ है, बहुत प्रॉब्लम है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सबकी जन्म कुंडली एक साथ कैसे खराब हो सकती है। और वो जन्म कुंडली को देखो तो हम उसको कुछ पढ़ नहीं पाते। उन्होंने क्या पढ़ा, वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है जो हर कोई नहीं पढ़ सकता। तो मेरा मन किया कि मैं भी इस चीज़ को सीखूं, क्या है ऐसा, क्या खराब है हम चारों की जन्म कुंडली में। तो उस समय पे भारतीय विद्या भवन का एक छोटा सा ऐड निकला था 6 मंथ्स का, सिर्फ एक जो सो होता है ना शौक के तौर पे आपको कर सकते हो, छोटा सा कोर्स था। तो मैंने वो 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन किया भारतीय विद्या भवन में, सिर्फ एक हॉबी क्लास की तरह से, और वहाँ से मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो आज तक बस वो चल रहा है। सही है। सो मैम जैसे आपने अभी जन्म कुंडली का बताया, आपने चेक करवाई, तो क्या जन्म कुंडली से हम हमारे पिछले कर्म या पुराने जो भी गलत काम के कर्म कर रखे हैं हमने, तो क्या वो हम अपनी कुंडली से पता कर सकते हैं, या कोई लक्षण रहते हैं, संकेत दिखाई देते हैं हमें कुंडली में? हाँ, बिल्कुल होते हैं। हमारी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह, कुछ नक्षत्र, तिथि, इनके कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। हमारी जो जन्म कुंडली के 12 घर होते हैं, उन 12 घरों में हमारे 5वां, 9वां ये जो घर होते हैं, इनमें हमारे पिछले जन्म के और हमारे अगले जन्म के कर्मों का सारा लेखा जोखा होता है। उसमें बैठे ग्रहों से हमें पता लगता है कि हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए
किए थे वो अच्छे थे। एक होते हैं संचित कर्म, जो कि हमने अच्छे और बुरे संचित कर्म होते हैं। और दूसरा होता है कि हमने किसी के साथ बुरा सोच समझ के किया है, किसी प्लानिंग से किसी के लिए बुरा किया है, या अचानक हमारा गलती से, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी लेकिन उसका संग हमारी वजह से बुरा हो गया। तो जिसके लिए हमने बिना सोचे समझे गलती से किसी के लिए अगर बुरा किया है तो उसकी तो क्षमा मिल जाती है हमको, वो पूजा पाठ से, उपाय से वो ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर हम सोच समझ के प्लानिंग के साथ किसी का बुरा करते हैं तो वो हमारी जन्म कुंडली में दिखता है, और वही हमारे जो पाप कर्म हैं उन्हीं के कारण हमारी जन्म कुंडली में दोष, जो तरह तरह के दोष होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं जिनसे पता लगता है कि आपने पिछले जन्म में इस तरह का तकलीफ, इस तरह का पाप किया था जो दूसरों को दुख दिया था, वैसा सही अपने को भी फिर मिलता है। तो हम उससे छूट नहीं सकते, पिछले जन्म के कर्मों को भी हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो मैम काफ़ी लोगों के है ना मन में ये सवाल आता है कि जब उनकी कुंडली चेक कराते हैं अपनी, तो काफ़ी चीज़ें उनके हिस्से में बहुत बुरी लगा लो या ख़राब लगा लो, तो चाहते हैं हमारी कुंडली बदल जाए। तो क्या कुंडली बदली जा सकती है? नहीं, कैसे बदली जा सकती है? जन्म कुंडली हमारा एक तरह का स्नैप है, जो हमारा वो होता है ना, क्या नाम है, एक्सरे। अगर कहीं पे चोट लगती है तो डॉक्टर एक्सरे करने को बोलता है। तो जो हम एक्सरे करते हैं ना, जो एक्सरे की फ़ोटो है, वो एक तरीके से हमारी जन्म कुंडली है। जब हमने जन्म लिया, वो घड़ी समय हम जो डिसाइड करते हैं उसके अनुसार ही हमारी जन्म कुंडली बन जाती है। तो वो डिसाइडेड है कि वो हमारे कर्मों के अनुसार बनी है। हमारे भगवान ने उसी समय जन्म देना क्यों लिखा, और हमारा जन्म कब होगा ये उस समय नहीं डिसाइड होता जब हमारा जन्म हो रहा होता है। ये उस समय डिसाइड हो जाता है जब हमारी मदर कंसीव करती है। वो कंसीव कब करेंगी ये भी डिसाइडेड है, क्योंकि हमारे उस टाइम पीरियड के बाद जब हमारा जन्म होगा तो वो ग्रह नक्षत्र वैसे होने चाहिए जैसे में हमें जन्म मिलना है। अब 30 साल बाद शनि या गुरु जो ग्रह उच्च के होते हैं, तो उस समय पे लोगों का जन्म होना, यानी कि उन्होंने उनकी जो सोल है उतना दिन वेट किया कि हमारे को अच्छे समय पर जन्म मिले। तो इसलिए हम उसको बदल नहीं सकते। हमारे कर्मों का ही फल है हमारी जन्म कुंडली, तो उसको तो हमें भुगतना ही है। तो अगर मैं ऐसे ही बात करूँ धनराशि को लेकर, तो काफ़ी लोगों के ना मन में ख्याल रहता है कि जो हमारी कुंडली में हमारा जो पैसा देखा जाता है वो होता कहाँ है, कहाँ से आता है, तो उसके बारे में आपका क्या हाँ, विचार धन है? योग होता है, स्पेशली जन्म कुंडलियों में धन योग होता है। ये वही हुआ जब आपको भगवान ने, अगर आपको अच्छी जन्म कुंडली देनी है तो उस समय पे जन्म देंगे जब प्लैनेट्स की कंडीशन बहुत अच्छी है। शुक्र ऊंच के हैं, गुरु ऊंच के हैं, तो जब प्लैनेट्स की कंडीशन अच्छी होती है तो आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस स्ट्रांग होगा। सेकंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस होता है। बैंक, अगर हमारा बैंक अच्छा है, बैंक में अच्छे बैलेंस है। 11th हाउस में हमारा गेन है कि हम जो भी काम करेंगे हमें हर जगह, कुछ लोग होते हैं कहते हैं ना, मिट्टी को छूता है सोना बन जाता है। तो कुछ लोगों की जन्म कुंडली ऐसी होती है कि वो कुछ भी करेंगे उनको लाभ ही मिलेगा। तो ये उनका 11वां भाव स्ट्रांग होगा। 11वें भाव से संबंधित कुछ प्लैनेट्स की कंडीशन अच्छी होगी, सेकंड भाव की अच्छी होगी, 4th हाउस अच्छा होगा ताकि वो उनको घर सुख सुविधाएं मिले। सुख सुविधाएं तो धन से ही मिलती हैं। तो ये जब कुछ कॉम्बिनेशंस जन्म कुंडली में ऐसे होते हैं कि उनके लिए धन योग भगवान ने दे के भेजा है कि उनको मिलेगा ही। और कुछ धन योग ऐसे होते हैं जो आपकी जन्म कुंडली में आपको पेरेंट्स से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिली, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग था कि वो सारी चली जाएगी आपके हाथ से। कुछ ना कुछ कारण ऐसा हुआ कि आपको उसको बेचना पड़ा, कुछ झगड़ा हो गया, किसी भी तरह से वो आपके पास से चली गई। तो जन्म कुंडली में ये पता होता है कि आपको धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारा सेकंड हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस, इन सब से हम देख सकते हैं। तो मैम अभी आपने ग्रहों की बात करी, तो ग्रह की बात से मैं जानूँ तो शनि से लोग है ना बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उसके बारे में जो मिथ हैं हम सुनते हैं, तो वो क्या है मिथ जो आजकल हम शनि के बारे में सुन रहे हैं, और लोग इतना डरते क्यों हैं शनि से? शनि से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो कर्म के कारक है ना। वो बिना काम किए आपको माफ़ी नहीं देते। जैसे कोई एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल होते हैं क्लास में, स्कूल में, तो उनसे सब डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है होमवर्क नहीं किया तो माफ़ी नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही शनिदेव हैं। शनिदेव आपके कर्म के कारक है। आपको भगवान ने जो दे के भेजा है, जो आपको कर्म करने के लिए इस धरती पर भेजा है, बहुत से लोग होते हैं उनमें बहुत सारे क्वालिटी है, बहुत टैलेंट है, पर वो काम नहीं करते।
वो ठीक से ऑफिस में काम नहीं करेंगे, उनको जो भी मतलब जो उनका काम करना है उसे ठीक से नहीं करेंगे, फिर उनके पास तकलीफ़ें, समस्याएँ आएँगी तो वो भगवान को और किस्मत को कोसते रहते हैं। तो ये तो भगवान ने तो आपको सब चीज़ें दी हैं, ये आप नहीं करते, वही शनिदेव आपको तकलीफ़ देते हैं। जब शनि का टाइम, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, किसी के संग अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो जब शनि का समय आएगा ना, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको आपका अच्छा नहीं होगा, आपको तकलीफ़ मिलेगी ही। क्योंकि वो शनि तकलीफ़ देते हैं, गलती पर सज़ा देते हैं, इसलिए लोग उनसे डरते हैं। तो मैम एक चीज़ और सुनते हैं कि शनि, जैसे आपने बताया तकलीफ़ देते हैं, तो क्या शनि जो पनिशमेंट देते हैं सिर्फ पनिशमेंट ही देते हैं या प्रोटेक्ट भी करते हैं? नहीं, शनि देव हमारे को बहुत कुछ देते हैं। आपको बताऊँ, आपने अमिताभ बच्चन जी का जन्म कुंडली का शायद आपने नहीं देखी होगी, लेकिन हमारे को स्कूल में जब हम पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें जन्म कुंडली पढ़ाई जाती है अमिताभ बच्चन जी की, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह इतना स्ट्रॉन्ग है जिसने उनको एक बार ज़मीन पे लाया और एक बार आसमान पर वापस पहुँचा दिया। तो शनि ग्रह ऐसे ही हैं, जब किसी के साथ खराब होता है और वो पूरी मेहनत से, पूरे ईमानदारी से मेहनत करता है, अपने काम पर ज़िम्मेदारी से काम करता है, तो शनि हमको बहुत अच्छा फल भी देते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, शनि की साढ़े सती में लोगों की बिल्कुल ज़िंदगी ही बदल जाती है, बहुत कुछ मिल जाता है उनको। तो वो शनि ही देते हैं। आपने मेहनत करी और जाते-जाते शनि आपको इतना कुछ दे गए जो जैसा आपने सोचा भी नहीं था। तो शनि हमेशा बुरा नहीं करते, और ये 2026 तो शनि पर से बहुत ही, मतलब शनि का बहुत इफ़ेक्ट है इस समय पे। तो मैम जैसे आपने बताया कि ग्रहों की बात हमने करी है, तो ऐसे ही अगर मैं 2026 की बात करूं, तो कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा पावरफुल है 2026 में? शनि ग्रह ही हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल, शनि ग्रह और राहु हैं। क्योंकि शनि और राहु दोनों आगे पीछे, एक 12 नंबर और एक 11 नंबर की राशि में चल रहे हैं। और इस समय शनि जो है ना, हमारे जन्म कुंडली के अनुसार या पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत अच्छा फल देने वाले नहीं हैं। और गुरु ग्रह, इस समय सारे प्लैनेट्स की कंडीशन ऐसी है जिसमें कोई भी हमको हेल्प नहीं कर रहा, और ये ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ बहुत बुरा होगा ऐसा कि लोगों के हर काम डिले होंगे, सब चीज़ें धीरे-धीरे चलने लगेगी, क्योंकि सारे प्लैनेट्स जो शनि है वो स्लो चलने वाले प्लैनेट है, शनै बोलते हैं उनको। तो वो स्लो चल रहे हैं, और स्लो चलने के कारण हर चीज़, जो काम आप 2 दिन पहले करना चाहते थे उसका हो सकता है 15 दिन तक आप वेट करते रहो, अब होगा तब होगा। सो स्लो चीज़ें डिले होंगी। राहु की वजह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है अचानक से कोई सर्वर डाउन हो जाए, अचानक से बहुत सारे इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई, या समुद्र से कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है। जो अगर अब लड़ाइयाँ शुरू होंगी, अगर कोई वॉर शुरू होता है तो वो पानी के द्वारा शुरू होगा, क्योंकि शनि और राहु का संबंध वायु तत्व से और जल तत्व से बना हुआ है। तो जल तत्व और वायु तत्व के ही कारण जो हैं परेशानियाँ आएंगी इस साल 2026 में। तो मैम जैसे आपने बताया परेशानी आएंगी, तो जैसे हम स्टार्टिंग में भी सुन रहे थे 2026 की शुरुआत हो रही थी कि 2026 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो अभी भी लोग ये बोल रहे हैं कि 2026 में ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है वो? देखिए, बड़ा होने वाला का मतलब ये नहीं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया तो जब प्रलय आती है तब भी नहीं ख़त्म होती। जब प्रलय आती है तब भी भगवान सब जो जीव हैं, जिस तरह की हमारी जड़ी-बूटियाँ, उन सबको संजो के रख लेते हैं, और वापस जब धरती बनती है तो वहाँ पर उन सब चीज़ों को लगाते हैं। ये विष्णु जी का एक रूप है, जो मतलब एक अवतार है, उसकी कहानी है। वो कभी समय मिला तो मैं आपको बताऊँगी। तो जो दुनिया ख़त्म होने का बात है वो तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी आप सुन रहे हैं सब तरफ बहुत लड़ाई झगड़े सुन रहे हैं। यूरोप, अभी जो प्लैनेट्स की कंडीशन है ना, वो यूरोपियन कंट्रीज़ पर ज़्यादा असर डाल रही है, बाहर पश्चिम की तरफ। शनि ग्रह पश्चिम दिशा में ज़्यादा बली होता है। तो पश्चिम की जो दिशा है, पश्चिम की जो साइड है, वहाँ पर प्लैनेट्स का असर ज़्यादा होगा। तो लोगों का असर जो
बुराइयाँ जो तकलीफ़ें हैं उस यूरोपियन कंट्रीज़ पर, समुद्र पर, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा होंगी। लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा, मृत्यु नहीं होगी लेकिन कठिन हो जाएगा। लोगों को बहुत संभल के, जैसे होता है कि हर काम करने से पहले सोच समझ के, एक डर लगा रहेगा, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा। किसी को जॉब जाने का डर है, किसी का जैसे डिपोर्ट कर दिया, आप बाहर अच्छी भली जॉब कर रहे थे, आपको इंडिया वापस आना पड़ गया। तो ऐसी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें मार्च के बाद आपको ज़्यादा दिखाई देंगी 2026 में। तो मैम, मैं ऐसे अगर ग्रहण की बात करूं तो 2026 में फरवरी मार्च में जो ग्रहण लगने वाले हैं, तो किन राशियों के ऊपर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव होने वाला है? देखिए, सूर्य ग्रहण पड़ेगा 17 फरवरी को, और ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण पड़ेगा 3 मार्च को, जिस दिन होली भी है, जिस दिन होली होती है। उसके बाद भी 2 ग्रहण पड़ेंगे जो आगे अगस्त और सितंबर के महीने में पड़ेंगे, लेकिन अभी हम फरवरी और मार्च की बात करें तो जो ग्रहण पड़ेंगे, सूर्य ग्रहण, वो कुंभ राशि पे पड़ेगा, और जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा वो सिंह राशि पे पड़ेगा। तो कुंभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये ग्रहण थोड़ा तकलीफ देने वाला है। और नक्षत्र, अगर कोई किसी का जन्म कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो वो उनके लिए ज़्यादा तकलीफ देने वाला है। 1 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि, इनके लिए इतना प्रॉब्लम वाला नहीं है। इनको थोड़ा, मतलब ये ग्रहण, कुछ लोग होते हैं जिनको ग्रहण तकलीफ देता है और कुछ लोग होते हैं जिनको ग्रहण अच्छा फल देने वाला होता है। तो मेष राशि के लिए ये ग्रहण खराब नहीं होगा, उनको अच्छा फल मिल सकता है। 7 नंबर की राशि के, तुला राशि के लिए भी ये ग्रहण खराब नहीं है, उनको अच्छा फल मिल सकता है। लेकिन मैं अपने सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि ग्रहण के समय पे अगर हो सके तो जिस समय ग्रहण, हमारे ये ग्रहण, दोनों ग्रहण में से जो सूर्य का ग्रहण है वो हिंदुस्तान में नहीं दिखेगा, लेकिन ग्रहण के समय हो सके तो जितना भी ज़्यादा अपने जिस इष्ट देव को आप मानते हैं उनकी पूजा जरूर करें। क्योंकि जो ग्रहण है, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो प्लैनेट्स का तो बन रहा है, वो ऑल ओवर धरती पर तो असर देगा। जहाँ पे दिखेगा वहाँ ज़्यादा देगा, जहाँ नहीं दिखेगा वहाँ कम दिखेगा। लेकिन अगर आप सूर्य से संबंधित मंत्र पूजा करते हैं तो उसका असर कम होता है। तो मैम, जैसे आपने पूजा की बात करी हुई, तो अगर किसी की कुंडली में ग्रह खराब हैं तो क्या पूजा पाठ के असर से वो सही हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, ग्रह खराब होने का मतलब, जैसे आप किसी के, मान लीजिए कि अक्सर मैंने देखा है ऐसा कि किसी की जन्म कुंडली में, जिनके जन्म कुंडली में शनि 2 नंबर की राशि में या 2 नंबर के घर में बैठे रहे होते हैं, या शनि 10 नंबर की राशि या 10 नंबर के घर में बैठे होते हैं, तो उनका जीवन में ना बचपन में उन्होंने काफ़ी पैसे की कमी और तकलीफ़ें देखी होती हैं, और बड़े होने पर उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब उससे बिल्कुल विपरीत, बहुत अच्छे से धन धान्य उनके घर में भर जाता है। तो ये चीज़ हमारे को दर्शाती है कि अगर किसी की जन्म कुंडली में शनि अपनी ही राशि में है लेकिन वो उनकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तो पूजा पाठ से और अपने कर्मों से वो उसको ठीक कर सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके कर्म खराब हैं लेकिन वो गलती से आपसे गलती हुई है, मतलब आपने सोच समझ के किसी का बुरा नहीं किया, तो आप पूजा पाठ से अपने कर्मों को, अपनी जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं उनसे क्षमा मांग सकते हैं। क्षमा मांगने से वो गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। लेकिन सोच समझ के किए हुए जो पाप होते हैं उनकी माफ़ी नहीं मिलती, और वो भी जन्म कुंडली में दिख जाती है कि आप कितनी भी पूजा कर लो, वो ठीक नहीं होगा। वो जो टाइम पीरियड है वो तो आपको भुगतना ही है। तो मैम, अगर मैं ऐसे ही बात करूँ रिश्तों के लेकर, तो आजकल हम देख रहे हैं हर रिश्ते में तकरारें आ रही हैं, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है, तो उनमें ग्रहों का क्या रोल होता है? ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि का संबंध केतु के साथ है, राहु के साथ है, गुरु का संबंध राहु केतु मंगल के साथ है, तो ऐसा बच्चे का नेचर वायलेंट होता है। वो, मतलब चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो किसी की ना तो सुन सकते हैं और ना अपनी गलती को मान सकते हैं कि मैं गलत हूँ, ये सुनना उनके नेचर में नहीं होता। तो ये उस जन्म कुंडली में ही है ना, उसका नेचर ही भगवान ने ऐसा बनाया है। तो अगर जो इंसान ऐसा है और वो इस बात को मान ले कि हाँ, मेरे जन्म कुंडली में मेरे को ऐसा भगवान ने बनाया और मुझे इस चीज़ को सुधारना है, तभी आपका जो वैवाहिक जीवन है ठीक चल सकता है। और अगर ऐसे ग्रह हैं और आपका नेचर भी वैसा ही है, आप अपने को सुधारना नहीं चाहते, तो प्लैनेट्स खराब ही होंगे।
तो चीज़ें खराब ही होती हैं। तो जन्म कुंडली में हम कई बार उपाय बोलते हैं, शादी से पहले आप विवाह कर लो, कुंभ विवाह कर लीजिए, तुलसा विवाह कर लीजिए। उसका कारण यही होता है कि जब आपके जन्म कुंडली में 2 शादी लिखी हैं, तो पहले आपने एक शादी किसी और से करके फिर अपने जीवन साथी से, जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसके साथ करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए प्लैनेट्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैम अगर मैं ऐसी बात करूँ दोष को लेकर, तो काफ़ी लोगों की लाइफ में पितृ दोष हो गया, मंगल दोष हो गया, ये सब आते हैं, तो इनके कारण से उनके लाइफ में बहुत सी समस्याएं भी आती हैं। तो क्या इनका कोई उपाय हो सकता है या उसे सुधारा जा सकता है, या इनका क्या कारण रहता है आने का? देखिए, दोष जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। जैसे हमारे माता का दोष, पिता का दोष, स्त्री का दोष, हमारी जाति का दोष, हमारे पितरों का दोष, बहुत सारे दोष होते हैं, भाइयों के दोष। ये हमारे जो जन्म कुंडली के जो कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं राहु के साथ और जो प्लैनेट्स का होता है, उनसे ये पता लगता है कि इस इंसान ने पिछले जन्म में, मान लीजिए आपकी किसी की जन्म कुंडली में स्त्री से संबंधित दोष आया है, तो आपने पिछले जन्म में अपनी वाइफ के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, इस वजह से इस जन्म में आपके जन्म कुंडली में वो दोष है और उस वजह से आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं होगा। या ऐसे ही किसी के संतान से पितृदोष है तो संतान नहीं होगी, ऐसे दोष होते हैं। किसी का अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड दोष है, मतलब भ्रातृ दोष है, तो आपका जो जन्म कुंडली है उसमें प्रॉपर्टी बनने में प्रॉब्लम आएगी। आप मकान बनवा रहे हैं, ले रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप ले नहीं पा रहे। तो इन सब का अगर आपको ये पता लग जाता है कि आपका दोष, आपकी जन्म कुंडली में ये दोष है, तो उसका विधि विधान से हमारे जो शास्त्र हैं उनमें पूरा एक उल्लेख किया गया है कि इस दोष को काटने के ये कारण हैं और इनको इस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो अगर आप विधि विधान से उस दोष का निवारण करते हैं तो ठीक हो सकता है। उसके लिए मंत्र हैं, उनके लिए पूजाएं, विधान बताए गए हैं और नक्षत्रों का भी इसमें बहुत रोल होता है। कभी कभी कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारे जन्म कुंडली खराब हो जाती है, लेकिन उनकी पूजा से भी और उनके मंत्र जाप से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। तो मैम जैसे एक और सुनते हैं दोष हम, मांगलिक दोष, जैसे आपने अभी बताया था, तो उसका जो कारण रहता है तो उसे लोग पॉजिटिव भी लेते हैं और नेगेटिव भी लेते हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, किसी का अगर मांगलिक दोष है, मान लो मेरी कुंडली में अगर मांगलिक दोष है, तो कहते हैं शादी से पहले मुझे किसी पेड़ से या किसी भी चीज़ों से शादी करनी पड़ेगी, फिर मैं उसके बाद किसी और से कर सकती हूँ। तो ये मिथ है या सच है, इसका कारण क्या है? देखिए, मंगल दोष कुछ हमारी जो जन्म कुंडली है उसके कुछ हाउस होते हैं जिनमें बैठने से मंगल को मंगल दोष माना जाता है। लेकिन उसकी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे उसको जुपिटर ने देखा, मंगल जहाँ बैठा है वहाँ दूसरी जगह से बैठ के जुपिटर उसको देख रहा है, तो वो मंगल दोष कट जाता है। फिर वो मंगल मांगलिक होने पर भी उसको वो मंगल दोष नहीं लगता। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिससे मंगल दोष कट जाता है। पहले तो हमको ये चेक करना चाहिए कि मंगल दोष कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और अगर मंगल दोष है तो जरूरी नहीं है मांगलिक बच्चे की शादी करोगे तो उसके पार्टनर को कुछ हो जाएगा, ऐसा बहुत बहुत रेयर होता है। मांगलिक जो लोग होते हैं जिनका मंगल स्ट्रांग होता है, मांगलिक दोष वाले बच्चे, एक तो वो लोग, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो स्ट्रांग नेचर के होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना, गलत को गलत बोल देना, तो मंगल वाली ऊर्जा होती है उन बच्चों के अंदर। और मंगल, अब एक इंसान ज़्यादा स्ट्रांग है और दूसरे का मंगल वीक है तो वहाँ लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं। आपको लगेगा ये डोमिनेट कर रहे हैं हमको, है ना। तो ये चीज़ें, इनकी वजह से मंगल दोष का एक जो दिमाग में लोगों के फिट हो जाता है कि मंगल दोष है, इस वजह से ये ऐसा करता है, इसलिए ये सब खराब हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। मैंने देखा है मांगलिक बच्चों की शादी बिना मांगलिक लड़के या लड़की से कर दी गई है, लेकिन उसका मंगल भी स्ट्रांग था। ये मांगलिक है और दूसरा का मंगल भी स्ट्रांग है, तो शादियां आराम से चलती हैं। लेकिन जन्म कुंडली को ठीक से चेक करना होगा कि मंगल की कंडीशन कितनी खराब है और उसको उपाय की ज़रूरत है या नहीं है। तो मैम जैसे पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते थे वो शादियों से पहले कुंडली मिलाते थे, पर आजकल लव मैरिज का ज़माना चला हुआ है तो कुंडलियाँ तो मैच करते ही नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शादी से पहले एक बार कुंडली मिलाना ज़रूरी है या हम वैसे भी शादी कर सकते हैं?
नहीं, कुंडली मिलाना, देखिए कुंडली मिलाना ज़रूरी है या नहीं एक बात अलग है, लेकिन कुंडली देख के आप ये पता लगा सकते हो वो कैसी सोल है, वो कैसा इंसान है। अभी मैं आपको सामने से देख रही हूँ तो आप मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है कुछ और दिखे मुझे, कि आपका इनर कैसे। जन्म कुंडली से हम किसी के इनर के बारे में पता लग सकते हैं कि उसका अंदरूनी आत्मा कैसी है, कैसी सोल के साथ वो आया है। तो अगर कोई इंसान खराब है तो आपको वो और कितना खराब है। अगर कोई हर एक की जन्म कुंडली बहुत अच्छी नहीं हो सकती है कि सबकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इस चीज़ को देखने के लिए उसके जन्म कुंडली में कितने अच्छे कर्म हैं, कितने बुरे कर्म हैं, अच्छे कर्म ज़्यादा हैं या बुरे कर्म ज़्यादा हैं, ये सब चीज़ें ज़रूर पता कर लेनी चाहिए कि वो इंसान सही में कैसी सोल है जिससे हम शादी कर रहे हैं। इसलिए जन्म कुंडली मिलाना ज़रूरी होता है। तो मैम हमारे पास एक मैसेज आया था, हमारे किसी डीएम आया हुआ है, तो वो जानना चाहते हैं अपनी कुंडली शादी के बारे में, तो क्या आप उन्हें बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। ओके। हाँ, तो आपने जो ये डेट ऑफ बर्थ मुझे दी है ना, इनकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है वो धनु राशि में है। सोर्स ऑफ इनकम इनका बहुत अच्छा है। जैसे आपने पूछा था कि क्या जन्म कुंडली में सोर्स ऑफ इनकम दिखता है, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है और इनका काम जो भी होगा ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। जो भी काम करेंगे ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करेंगे और हो सकता है फ्यूचर में ये अपना बिजनेस करें। अभी हो सकता है ये अभी जॉब कर रहे हों, अपने जन्म स्थान से दूर ही रहेंगे और दूर रहना ही इनके लिए सबसे बेस्ट है। अपने घर से, अपने जन्म स्थान से दूर रह के अगर ये काम करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ये सारे काम इनके लिए अच्छे हैं। जो फ्यूचर आने वाला 2026 इनके लिए अच्छा है। 2026 इनको अच्छा फल देगा क्योंकि राहु का इनकी जन्म कुंडली में स्ट्रॉन्ग है और राहु टेक्नोलॉजी का रिलेशन होता है। तो मैम मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल अवोकनिंग का एस्ट्रोलॉजिकल साइन क्या है? देखिए, हमारी जन्म कुंडली में ना केतु सबसे अच्छा ग्रह है जो हमारे को डिटैचमेंट देता है और हमारे को स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट करता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा केतु का संबंध है तो आपके लिए आपका नेचर स्पिरिचुअल होगा। आपको भगवान से, पूजा पाठ से, चीज़ों से संबंध अच्छा रहेगा और आप जब करोगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है। ऐसे लोग अगर कभी रोज़ दीपक जलाना भी शुरू करें, अगर भगवान के मंदिर में कैंडल जलाना शुरू करें, ये उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनका जो धनु राशि है वो जुपिटर की राशि होती है। तो और अग्नि तत्व जो है फायर है, तो दीपक जलाने से उनको, सिर्फ दीपक जलाने से ही उनके बहुत सारे पाप ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हम पूजा पाठ करते हैं तो उनको जल्दी फल मिलता है। तो इसलिए मैं तो मेरे सारे दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि कम से कम 5 मिनट निकाल के एक दीपक भगवान के सामने ज़रूर जलाएं, जिससे कि आपके जो पाप कट सकते हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं, वो तो ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। नमस्कार। अगर आप लोगों को अपनी जन्म कुंडली दिखानी है या जन्म कुंडली से संबंधित, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से संबंधित कुछ भी पता करना चाहते हैं तो आपको नीचे स्क्रीन पर मेरा इंट्रोडक्शन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जन्म कुंडली में क्या दोष है वो पूजा पाठ के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये पता करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।